Student, this is Subhashish Sharma from Sujyoti Educational Group, Kota. Student, today we are going to start revision chapter 1, 2 and 3. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे पहला चैप्टर जो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि फिजिकल एजुकेशन का क्या मतलब होता है, फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज ले लेने के बाद करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन सारे बातों के ऊपर हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था. तो बेटा चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमें टॉपिक मिलता है बेटा वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बेटा फिजिकल एजुकेशन को लेकर सभी लोगों के अलग अलग विचारधाराएं रहती हैं बेटा. कोई कुछ और सोचता है जैसे कि इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स है, खेल है, तो कोई कुछ और सोचता है कि इसमें कोई बॉडी, शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में पढ़ाई होता है और कुछ नहीं. तो बेटा अगर देखा जाए तो ये दोनों का आपस में मिलना ही फिजिकल एजुकेशन है. मतलब इसमें हम लोग स्पोर्ट्स का नॉलेज तो लेते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी का नॉलेज भी हमें मिल जाता है जिसमें काइंसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे एक एक पार्ट हैं बेटा, जिससे हम अपने शरीर को, हम अपने बॉडी को, हम अपने मूवमेंट को समझ पाते हैं बेटा. फिजिकल एजुकेशन बेटा हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली डेवलप करता है बेटा. फिजिकल एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना पढ़े उतना कम है, बट यही है कि सभी को फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक तरह से देखा जाए तो हमारे लाइफ स्टाइल का बेसिक पॉइंट माना जाता है. जो हमें कैसा रहना है, कैसे किससे बिहेवियर रखना है, अपना सोशल में कैसे रहना है, फिजिकल स्ट्रांग कैसा रहना है, मेंटल स्ट्रांग कैसे रहना है, इन सभी बातों के ऊपर वो ध्यान देता है. बेटा हम कोई भी काम करते हैं तो हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी के साथ काम करते हैं तो हमें सोशली नॉलेज होना चाहिए. किसी के साथ बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर अच्छा हमें बनाए रखते हैं तो हमें उसके लिए गुड पर्सनालिटी और अच्छा टॉकिंग स्टाइल भी होना चाहिए और एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए. तो बेटा सारे चीज़ को डेवलपमेंट अगर देखा जाता है तो फिजिकल एजुकेशन करता है बेटा. बिहेवियर, पर्सनालिटी, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, हर चीज़ में ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का बात करता है बेटा. तो अगर राउंड फिगर में देखा जाए बेटा तो फिजिकल एजुकेशन आपकी लाइफ स्टाइल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट लेकर आता है बेटा. ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा समझ लिया है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग. अब हम लोग देखते हैं बेटा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो फिजिकल एजुकेशन के एम्स क्या हैं, ठीक है. तो बेटा अगर हम फिजिकल एजुकेशन के एम्स को देखेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, इन सभी को अपने आप में डेवलप करना, ये होता है एम बेटा. ठीक है, और इन सब तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये ऑब्जेक्टिव. तो इन सब में बेटा हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने बेटा अभी मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे बातों के ऊपर डिस्कस कर लिया है बेटा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन के नॉलेज के बाद, उसके सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद करियर में क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाती है बेटा. तो बेटा अब हम लोग देखने जा रहे हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन में. सबसे पहला है टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन. बेटा टीचिंग करियर मतलब पढ़ाने का करियर, फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज को किसी को देना, प्रोवाइड करने का करियर बेटा. ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल हमें मिल जाता है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. तो इसमें एज ए टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड एज ए आपका लेक्चरर, प्रोफेसर आप लग सकते हो जॉब में. ये आपका एक करियर मिल जाता है बेटा इसमें फिजिकल एजुकेशन में, जिसको हम टीचिंग करियर में लेते हैं बेटा. नेक्स्ट हम देखते हैं कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन. तो फिजिकल एजुकेशन में आप एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच बन सकते हो, जिससे एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर रेडी हो. ठीक है, वो आगे जाकर देश का नाम रोशन करे. उसके बाद नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड करियर, जिसमें फर्स्ट एड आपने सुना होगा बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट एड के ऊपर. तो एक अच्छा फर्स्ट एडर बन सकते हो. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर, जैसा स्पोर्ट्स डायरेक्टर,
HOD, इन सब के पोस्ट में आप लग सकते हो बेटा। उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर में बेटा एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर, प्रो प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर आप बन सकते हो। और साथ ही साथ करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, इट्स मीन जो स्पोर्ट्स में बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके वो इंटरव्यू लेते हैं, वो लिखते हैं, फिर वो न्यूज़पेपर या मैगजीन में बेटा प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ये सब जो आता है बेटा एक मास मीडिया के अंदर आ जाता है, तो ये भी एक करियर है बेटा जिसमें आप लग सकते हो बेटा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर्स हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने करियर्स देख लिया जो फिजिकल एजुकेशन से हमें प्रोवाइड होती है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो बेटा देखिए कुछ गेम तो ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, जिसमें आप खो खो ले लीजिए, जिसमें आप कबड्डी ले लीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि खो खो अमेरिका में चलता है, या खो खो न्यूजीलैंड में चलता है, या कबड्डी न्यूजीलैंड में चलता है? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि खो खो कबड्डी ये नेशनल इंडिया का अंदर ही रहने वाला गेम है, ये गेम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है। लेकिन हाँ हम बात करते हैं बैडमिंटन, लेकिन हाँ हम बात करते हैं एथलेटिक्स, लेकिन हाँ हम बात करते हैं क्रिकेट, तो बेटा ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी खेला जाता है। तो बेटा नेशनल और इंटरनेशनल ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो बेटा खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या होता है, स्कूल के लिए अंडर 17 और कॉलेज के लिए अंडर 21 के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन दिया जाता है। इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल के एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं या अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप पार्टिसिपेशन लेते हो और इसमें आप जीत जाते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपको 8 साल तक बेटा हर एक साल 5-5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से आपको प्रोवाइड किया जाता है बेटा, ताकि आप अपने स्पोर्ट्स को और भी डेवलप कर सको, अपना एक अच्छा बैलेंस डाइट बना सको, एक अच्छा ट्रेनिंग ले सको, ठीक है बेटा। तो खेलो इंडिया के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया बेटा। तो अगर खेलो इंडिया प्रोग्राम में हम लोग फिर से देख लेते हैं बेटा, इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी PM ऑन 31 जनवरी 2018 एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है बेटा। अब बेटा आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है ओलंपिक मूवमेंट। बेटा इसमें हम ओलंपिक मूवमेंट को समझेंगे, ओलंपिक क्या है, ओलंपिक मूवमेंट कैसे है, क्या है, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा। ओलंपिक मूवमेंट में सबसे पहला जो आपका इस चैप्टर में टॉपिक है वो है एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स। क्या होता है बेटा एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स, या क्या है एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स? तो बेटा जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो एनिशिएंट ग्रीस से ही हुई थी बेटा, ये तो आपको भी पता है। और कब? ओलंपिया वैली इन 776 BC। एनिशिएंट ग्रीस जहाँ पे ओलंपिया वैली नाम का एक जगह था बेटा, और साल था 776 यानी 776 BC, ठीक है बेटा। तब ओलंपिक का शुरुआत हुआ था बेटा हमारे विश्व में, हमारे वर्ल्ड में, ठीक है बेटा। जिसमें बेटा अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग, वहाँ के एक देवता थे ज्यूस, उनके नाम पर ये खेल को खेलते थे, ये ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करते थे। वो ज्यूस जो उनका देवता थे, उनका मूर्ति को वो ग्राउंड के बीचों बीच रखते थे, जो 40 फीट की होती थी बेटा, और पूरी की पूरी वो हाथी दांतों से बनी हुई होती थी। वहाँ पे वो शपथ लेते थे, ठीक है बेटा, और वहाँ पे मशाल जलाया जाता था, एक चबूतरा जैसा वहाँ पे होता था, और उसके बाद ओलंपिक खेल को शुरू कर दिया जाता था। ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि फीमेल को यानी वुमेन को पार्टिसिपेशन लेना या बैठकर गेम को देखना अलाउ नहीं था उस वक्त में बेटा, ठीक है बेटा। और कुछ लोग नहीं बेटा, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेशन लेते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बड़े पैमाने में ये ऑर्गेनाइज किया जाता था बेटा, ठीक है बेटा। एक फेस्टिवल जैसा इसे मनाया जाता था बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसके रूल्स फॉर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो इसमें जो प्लेयर होते हैं बेटा, जो पार्टिसिपेशन लेते थे, उनको 10 या 12 या 20 दिन का एक ट्रेनिंग पीरियड में रहना होता था। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग पीरियड पास कर लेते थे तो उनको अपना परफॉर्मेंस को दिखाना होता था, और जब उनका परफॉर्मेंस सही रहता था तब उनको खेलने का मौका दिया जाता था ओलंपिक में। ये उस टाइम के रूल्स थे बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी फॉर गेम्स, तो ओपनिंग सेरेमनी कैसी की जाती थी? तो काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे, जो उनके देवता थे ज्यूस, उनका वर्शिप किया जाता था, इट्स मीन पूजा किया जाता था, ठीक है। उनको कुछ
चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उसके बाद वहाँ पे सब ओथ लेते थे, उसके बाद गेम को शुरू किया जाता था। ठीक है बेटा, और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी इस बीच में हुआ करता था जो उन लोगों के टाइम पे उन लोगों के अकॉर्डिंग होता था। बेटा उसके बाद हम लोगों को देखना है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में बेटा जो उस टाइम में जो प्लेयर, जो एथलीट ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, जीत जाते थे, तो उनको जैतून की टहनी की बनी हुई सर का ताज जिसको हम कहते हैं वो पहनाया जाता था, और उनको एक मूर्ति जैसा कोई भी एक शिल्पकार चीज प्रोवाइड किया जाता था, दिया जाता था, और साथ ही साथ उनका पूरा नाम होता था, उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था। ओके बेटा, तो बेटा ये अवार्ड्स भी हम लोगों ने समझ लिया, ओपनिंग सेरेमनी भी हमने समझा, रूल्स फॉर कॉम्पिटिशन्स भी समझा, और एनिशिएंट ओलंपिक क्या है हमने ये भी डिस्कस कर लिया। और कब इसका स्टार्टिंग हुआ था बेटा? 776 BC में। बेटा अब हम देखेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक मीन्स बेटा जो आज का ओलंपिक है, जो आज चलते आ रहा है, जो आज चल रहा है। तो बेटा ये एथेंस 1896, मॉडर्न ओलंपिक सबसे पहले एथेंस में 1896 में बेटा खेला गया था। लेकिन हमें सबसे पहले देखनी ये है कि मॉडर्न ओलंपिक को कौन इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया? तो पेरी बैरन डी कबर्टिन के जरिए मॉडर्न ओलंपिक इन्वेंट हुआ बेटा। ठीक है, उन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक को सामने लाया पूरे विश्व भर में, और ये एथेंस 1896 में खेला गया था। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम पेरी बैरन डी कबर्टिन को ही माना जाता है बेटा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट ओलंपिक मोटो। तो CTS, LTS एंड 4TS हमने ये भी देखा था, हमने ये भी स्टडी किया था। तो CTS फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। CTS इट्स मीन फास्टर, LTS इट्स मीन हायर, एंड 4TS मीन स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड इन 1913 एंड होस्टेड जून 1914 इन पेरिस। बेटा अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग जो बना था बेटा वो 1913 में बना, और उसे होस्टेड किया गया जून 1914 में बेटा। उसके बाद और कहाँ पे? पेरिस में। ओलंपिक फ्लेम, बेटा उसके बाद आता है ओलंपिक फ्लेम। तो मसाल जलाया जाता है बेटा ओलंपिक शुरू करने से पहले, वो मसाल शांति का प्रतीक होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ओलंपिक अवार्ड, जो मॉडर्न ओलंपिक में जो भी प्लेयर पार्टिसिपेशन लेते हैं वो जीत जाते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है, इसमें मेडल, सर्टिफिकेट शामिल होते हैं बेटा। ओलंपिक ओथ, जब ओलंपिक शुरू किया जाता है तो सभी स्पोर्ट्स प्लेयर जमा होते हैं और ओथ लेते हैं बेटा कि हम सही तरीके से खेलेंगे, सारे नियम कानून को फॉलो करेंगे, फेयर प्ले रहेगा, ब्रदरहुड रहेगा हमारे बीच, एक अच्छे तरीके से बेटा ओथ लिया जाता था सभी स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ। रूल्स फॉर कंपटीशंस। तो बेटा रूल्स फॉर कंपटीशन में मॉडर्न ओलंपिक में क्या है कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब जो भी प्लेयर जिस कंट्री से, जिस देश से ओलंपिक में पार्टिसिपेट लेता है तो उस कंट्री का NOC इट्स मीन नेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलिएशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो प्लेयर जाके वो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन ले सकता है, अन्यथा वो पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता है बेटा। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओपनिंग बेटा और क्लोजिंग सेरेमनी किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओपनिंग में बेटा उस जहाँ पे ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करना है वहाँ के कोई स्पोर्ट्स के बड़े अधिकारी या वहाँ के कोई मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आते हैं, अनाउंस करते हैं कि आज से ओलंपिक शुरू होता है। उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स प्लेयर को ओथ दिलवाया जाता है और उसके बाद ओलंपिक को शुरू कर दिया जाता है बेटा। वैसा ही क्लोजिंग में, समापन समारोह में बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि वैसे ही सभी प्लेयर इंक्लूड होते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है और वहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर या स्पोर्ट्स के कोई बड़े अधिकारी वहाँ पे शामिल होते हैं और कहते हैं कि आज ओलंपिक फिनिश हो गया है। तो बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होता है, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि कुछ इसमें से कल्चरल प्रोग्राम इसमें हमें देखने को मिल जाता है, ओपनिंग के वक्त भी और क्लोजिंग के वक्त भी। और सभी क्लोजिंग के वक्त भी सभी प्लेयर को अपना जो अवार्ड्स हैं जिसमें मेडल्स आ गया, ठीक है बेटा, सर्टिफिकेट्स आ गया, प्रोवाइड कर दी जाती है बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं समर ओलंपिक गेम्स
विंटर ओलंपिक गेम्स क्या होता है? तो बेटा समर ओलंपिक गेम्स, ये ओलंपिक उस कंट्री में होता है जहां पे बर्फ ज़्यादा नहीं गिरता है या बर्फ ज़्यादा होता नहीं है, वहाँ पे समर ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन विंटर ओलंपिक गेम्स वहाँ पे होता है जिस कंट्री पे या जिस कंट्री पूरे बर्फ वाली होती है, वो कंट्री पूरा बर्फ वाली होती है। तो बेटा आइस गेम भी आपने सुना होगा और नॉन आइस गेम भी आपने सुना होगा। जो नॉन आइस गेम है वो आ जाता है आपका समर ओलंपिक्स में, और आइस गेम जो आ जाता है बेटा आपका विंटर ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, तो बेटा समर ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन एथेंस इन 1986। सबसे पहले एथेंस में ही हुआ था बेटा 1986 में समर ओलंपिक गेम। ठीक है, तो इसमें बेटा जैसा कि आप एथलेटिक इवेंट ले लीजिए, ठीक है ना, तो बहुत सारे गेम इसमें आ जाते हैं इवेंट में। तो ये गेम को समर वाली, मतलब वो कंट्री जो समर वाली सीजन में ठीक सही से रहती है, मतलब वहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है, वहाँ पे आइस को लेकर किसी का शिकायत नहीं रहता है, ठंडा वेदर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी शिकायत नहीं रहता है। ठीक है, समर कंट्री हम कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पे समर वेदर रहता है, तो वहाँ पे ये गेम को हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक कहलाता है बेटा। ठीक है, बेटा अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जो है हमारा ओलंपिक मूवमेंट। बेटा ओलंपिक मूवमेंट इट्स मीन, इसमें हम समझेंगे कि ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ, मॉडर्न ओलंपिक क्या है और इसके अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा इसमें क्या है, एनिसेंट ओलंपिक। एनिसेंट ओलंपिक मतलब बेटा जब ओलंपिक का शुरुआत हुआ था, तो कब हुआ था बेटा, वो ओलंपिया वैली में हुआ था, 776 BC में हुआ था बेटा। ठीक है, और इसमें बेटा अगर हम रूल्स देखते हैं तो रूल्स फॉर कंपटीशन क्या था बेटा, कि उसमें लोग जुटते थे। ठीक है, उसके बाद जो प्लेयर उसमें पार्टिसिपेशन लेना है उनको 10 से 20 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल में रखा जाता था। उसके बाद उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कहा जाता था, और वहाँ के लोगों को जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता था तभी उनको खेलने का मौका दिया जाता था एनिसेंट ओलंपिक में बेटा। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स, तो इस गेम को कैसा ओपनिंग किया जाता था बेटा, लोग वहाँ पे जुटते थे जिनको खेलना है, और वहाँ पे प्रार्थना किया जाता था लॉर्ड जियस जो उनके देवता थे उस टाइम में उनके सामने, और जिनका मूर्ति भी वो अपने स्टेडियम या अपने ग्राउंड या फील्ड के बीचों बीच रखते थे बेटा, जहाँ पे वो एक मसाल जलाया करते थे, वहाँ पे प्रार्थना किया जाता था और उसके बाद उस खेल को शुरू कर दिया जाता था बेटा। ठीक है, वैसे ही अवार्ड्स, तो बेटा जैतून की टहनी से बनी हुई सर का जो ताज होता है बेटा, वो उनको प्रोवाइड किया जाता था। जो लोग उसमें जीतते थे, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर उसमें जीत जाते थे, उनको काफ़ी इज्जत दिया जाता था, मान सम्मान दिया जाता था बेटा। ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता था, और एक शिल्प मतलब मूर्ति जैसा कोई चीज उनको दिए जाते थे बेटा अवार्ड्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा एनिसेंट ओलंपिक के बाद मॉडर्न ओलंपिक में। मॉडर्न ओलंपिक मतलब बेटा आज का ओलंपिक। तो बेटा अगर देखा जाता है तो इसका शुरुआत कब कहाँ पे हुआ था, तो बेटा सबसे पहले हमें जानना है कि मॉडर्न ओलंपिक को किसने इन्वेंट किया। तो मॉडर्न ओलंपिक बेटा पेरी बैरन डी कबर्टिन के द्वारा इन्वेंट हुई है, और एथेंस 1896 में इसे सबसे पहले खेला गया था बेटा। ठीक है, तो ओलंपिक मोटो क्या है बेटा, CTS, LTS एंड 40S, मतलब फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। वैसे ही बेटा ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड इन 1913 एंड होस्टेड जून 1914 बेटा। ठीक है, इन पेरिस बेटा। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम मतलब बेटा कि ओलंपिक में जो मसाल जलाया जाता है गेम शुरू होने से पहले, और गेम खत्म होने के बाद उस मसाल को बुझा दिया जाता है। मसाल एक शांति का प्रतीक है बेटा, इसलिए उनको जलाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक अवार्ड, तो अवार्ड में बेटा जैसा कि मेडल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, जीते वाले प्लेयर को प्रोवाइड की जाती है बेटा। ओलंपिक को इसमें यही है कि बेटा ब्रदरहुड, और हम शांति से सारे रूल सारे नियम कानून को मान के इस गेम को खेलेंगे और फेयर प्ले रहेंगे। उसके बाद रूल फॉर कॉम्पिटिशन्स, तो कौन से रूल्स होते हैं कॉम्पिटिशन्स के, तो बेटा इसमें हम लोग देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स प्लेयर अपने कंट्री या अपने देश से NOC इट्स मीन नेशनल ओलंपिक कमेटी से रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन ले सकता है बेटा, अन्यथा नहीं। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में यही होता है कि जहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है, जिस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स के बड़े अधिकारी वहाँ पे आते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, अनाउंस करते हैं कि ओलंपिक आज से
शुरू होता है। उसके बाद सभी स्पोर्ट्स प्लेयर वहाँ पे इंक्लूड होते हैं जो भी वो ओलंपिक को खेलना चाहते हैं या खेलते हैं। उसके बाद वो ओथ लेते हैं और वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद फिर गेम को शुरू कर दिया जाता है। वैसे ही बेटा क्लोजिंग सेरेमनी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, अनाउंस किया जाता है कि ओलंपिक गेम आज फिनिश होता है। वैसे ही सब स्पोर्ट्स प्लेयर जमा होते हैं, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, सभी जीते हुए स्पोर्ट्स प्लेयर एथलेटिक्स को ट्रॉफी और मेडल एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है बेटा, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट समर एंड विंटर। तो बेटा कंट्री हम देखते हैं एक आइस वाली होती है और एक हम देखते हैं नॉन आइस वाली। तो आइस वाली जो कंट्री होती है बेटा वहाँ पे विंटर ओलंपिक चलाया जाता है, और जो नॉन आइस वाली कंट्री होती है बेटा जैसे कि चाइना आप ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे समर ओलंपिक को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो समर ओलंपिक सबसे पहले बेटा एथेंस इन 1986 में खेला गया था, ठीक है। और सेकेंड अगर हम देखते हैं विंटर ओलंपिक, तो विंटर ओलंपिक was held in Chamonix, France in 1924। ओके बेटा, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें जैसा आइस हॉकी हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं बेटा जो आइस में खेले जाते हैं, आइस में परफॉर्म किए जाते हैं, वो विंटर ओलंपिक के अंदर आ जाते हैं। और जो नॉर्मल आप देखते हो जैसे कि एथलेटिक्स ले लीजिए, ठीक है, तो वो गेम जैसा समर ओलंपिक में ऑर्गेनाइज किया जाता है वो नॉन आइस वाले कंट्री में, ठीक है बेटा, वहाँ पे आइस का कोई मैटर नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, समर ओलंपिक के बाद जहाँ की जा रही है ये नॉन आइस वाला गेम है, और विंटर ओलंपिक का अगर बात किया जा रहा है तो ये आइस वाला गेम है बेटा, ठीक है। समर और विंटर में दोनों में 2-2 साल का फर्क होता है। मान लीजिए अगर 2000 में अगर ये गेम चल रहा है तो 2000 आपका 4 में विंटर ओलंपिक प्ले होगा, ठीक है। ये 2-2 साल के गैप के अनुसार चलता है बेटा, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे ओलंपिक सिंबल। तो ओलंपिक सिंबल बेटा आपके सामने है बोर्ड में, इसमें 5 टाइप के रिंग एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं जो अलग अलग कलर, ठीक है, और अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट को बताते हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप शामिल है, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट ओलंपिक आइडल्स। तो ओलंपिक आइडल्स में बेटा हम लोगों ने क्या देखा, ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड बिशप, पेंसिल्वेनिया, फेमस सरमन, ठीक है बेटा। द इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक अ पार्ट। द इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रम्प बट स्ट्रगल। The essential thing is not to have conquered but to have fought well। ओलंपिक में जीतना ही बड़ी बात नहीं है बेटा, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन लेना, ओलंपिक में खेलना, ओलंपिक में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। यही इस पैरा में आपको बताया गया था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू डेवलप इंटरनेशनल fraternity and peace, not to have discrimination on the basis of caste, race and religion, to pay attention toward physical education and sports competition in all the countries of the world। तो बेटा नेशनल और इंटरनेशनल का एक जो आपस में जोड़ होता है, एक जो मेल होता है, अच्छा बने रहे, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज सबको प्रोवाइड हो सके, सब कोई समझ सके स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स क्या है। उसके बाद बेटा आप देखते हैं यहाँ पे कि टू पे अटेंशन टुवर्ड द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्री में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेके एक अटेंशन पैदा हो सके बेटा, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जातिवाद जो होता है ना बेटा कि धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो बेटा इसका स्पोर्ट्स में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब धर्म और जातिवाद स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इसमें सभी के लिए इक्वल रूल और सभी को इसमें पार्टिसिपेशन लिया जाता है, दिया जाता है बेटा। बेटा नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बेटा वैल्यू दिया गया है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्रेंडशिप मतलब जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर एक दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ खेलेगा या जब एक टीम एक दूसरे टीम के साथ खेलेगी, बेटा एक फ्रेंडशिप नेचर वहाँ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सॉलिडेरिटी, एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। फेयर प्ले, सही तरीका से खेलना। उसके बाद फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, धर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट नहीं करना है बेटा। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी हमें देखना है, जिसको हम IOC शॉर्ट से समझते हैं। द IOC हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन लौसाने, स्विट्जरलैंड
बेटा आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेटा लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इट वाज क्रिएटेड बाय पेरी बैरन डी कबिटिन, जो पेरी बैरन डी कबिटिन के द्वारा क्रिएट की गई थी बेटा। कब? 23 जून 1894 में बेटा। ओके बेटा नेक्स्ट मेंबर ऑफ द कमिटी, तो मेंबर बेटा इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ आईओसी, इनका फंक्शन क्या होता है? द ऑल्सो इंश्योर्स द रेगुलर कंडक्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम को रेगुलर वे में कंडक्ट करना, साथ ही साथ इट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, इंकरेज करना सभी को स्पोर्ट्स को लेकर। उसके बाद द प्लेस वेयर द ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय दिस कमिटी, कहाँ पे ओलंपिक होना है, कब ओलंपिक होना है, ये सब बातों को डिसाइड करना बेटा, ये भी काम होता है आपका आईओसी का बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब आईओए बेटा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927 बेटा। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1927 में। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर नोरेन बिकेम द फाउंडर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल रेस्पेक्टिवली ऑफ आईओए। ओके बेटा। इन 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद बेटा महाराजा भूपेंद्र सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है बेटा। इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 विच वेयर हेल्ड इन एम्स्टर्डम, द इंडियन हॉकी टीम विच पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स वॉन अ गोल्ड मेडल। जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था बेटा, 1928 का बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम इंडिया की तरफ से सबसे पहला टीम हॉकी का गया था वहां पे खेलने के लिए, जिन्होंने पहले ही बार में ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है बेटा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब क्या समझे बेटा? तो देखिए अब इंडिया में भी स्पोर्ट्स के काफी सारे प्लेयर होते हैं, तो उसमें से कोई प्लेयर ऐसा भी होगा जो बहुत ही प्रो होता है या हाई लेवल में परफॉर्म करता है, तो बेटा वो प्लेयर को सेलेक्ट करना, वो प्लेयर का स्पोर्ट्स को और भी डेवलप करना और उसे ओलंपिक तक लेके जाना, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन दिलाना, ये काम होता है बेटा इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। मतलब हमने जैसा कि इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हर कंट्री का अपना अपना एक नेशनल एसोसिएशन, एक नेशनल कमेटी होता है, तो वैसे ही इंडिया का भी ओलंपिक का एक कमेटी है जिसको हम कहेंगे आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है बेटा। ये इंडिया के अंदर चल रहे ओलंपिक मूवमेंट को ध्यान में रखता है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा चैप्टर फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। बेटा ये आपका चैप्टर 3 है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले आपको समझना है बेटा कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है। बेटा जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो बिना थके हुए उस वर्क को हम ज़्यादा अच्छे टाइम तक कर पाते हैं, हमारे बॉडी डिसीज फ्री रहती है, हमारा बॉडी का शेप, साइज, वेट, हाइट सब अच्छा होता है, हम डेवलप्ड एंड ग्रोथ के अंदर होते हैं। बेटा यही होता है फिजिकल फिटनेस। लेकिन बेटा वहीं अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ वेलनेस, तो बेटा इसमें हमारा बॉडी का शेप सही रहना और साथ साथ हमारा बॉडी डिसीज फ्री रहना, बेटा ये वेलनेस को बताता है। ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टाइल, तो बेटा लाइफ स्टाइल हमारा सही रहना, हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारा पर्सनालिटी, ठीक है, हर एक बातों का इसमें व्यू हमें मिल जाता है बेटा। और लाइफ स्टाइल हमारा जैसा रहेगा वैसे ही सामने वाले को हम बता पाएंगे और उनको दिख जाएगा बेटा। इसलिए अपना लाइफ स्टाइल में अच्छे आदतों को रखना, अच्छे बातों को रखना, अच्छा सोचना, अच्छा बिहेव रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में काफी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां हमारा फिटनेस और जहां हमारा वेलनेस बहुत काम आता है बेटा। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का फिटनेस और वेलनेस के अंदर इन्वॉल्व रहना अपने लाइफ स्टाइल में बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में बेटा जैसा कि स्ट्रेंथ, अब इट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बेटा स्ट्रेंथ क्या हम लोग डिस्कस किए थे? स्ट्रेंथ मतलब ताकत, किसी चीज को कोई ओवरलोडेड आइटम को हम उठाते हैं, आपके स्ट्रेंथ यूज होता है, कोई स्ट्रेंथ वाला वर्क आप करते हो, कहीं पुश करते हो किसी चीज को या किसी चीज को आप उठाते हो, तो बेटा वहां पे आपका मसल्स में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है, वहां पे रेसिस्टेंस ओवरकम का मैटर आ जाता है बेटा।
ठीक है, तो वैसी को हम स्ट्रेंथ कहेंगे। तो बेटा स्ट्रेंथ भी बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटा, एक स्टैटिक एक डायनामिक। जब हमारा बॉडी मसल्स वर्क में होता है तो बेटा ये डायनामिक, इट्स मीन स्ट्रेंथ के अंदर जब हमारा बॉडी मसल्स वर्क में होता है, जैसे कि जिम गए, आपने डंबल लिया और डंबल लेके आपने बाइसेप्स मसल्स के ऊपर वर्क करने लगे, तो वहां पे आप देखते हो कि आपका बाइसेप्स मसल्स मूवमेंट में है और बाइसेप्स मसल्स का शेप भी आ रहा है, तो वो बेटा मूवमेंट में है, तो डायनामिक में है, और डायनामिक में है मतलब वो डायनामिक स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन स्टैटिक स्ट्रेंथ, अब जैसा कि स्टैटिक स्ट्रेंथ हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, जैसे कि एक वेट लिफ्टर अपने वेट को स्टैटिक पोजीशन में उठाए रखता है, ठीक है, उसके बाद हम कोई वॉल को पुश कर रहे होते हैं, कोई भारी भरकम चीज को पुश कर रहे होते हैं कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ सेकंड्स के लिए, तो वहां भी बेटा हम स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, जहां आपका मसल्स में आपको मूवमेंट नहीं दिखता है और वहां पे आप मसल्स को ठीक तरीके से आप उस टाइम देख भी नहीं पाते हो बेटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा। अब बेटा हम लोगों को देखना है डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर बेटा, जनरली डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो बेटा अगर हम देखेंगे डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा से ज्यादा कितना आपका मसल्स में स्ट्रेंथ है, किसी वर्क में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ आप लगा पाते हो या दे पाते हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब एक क्विक मूवमेंट पूरे स्ट्रेंथ के साथ कितना अच्छा सा आपका बॉडी कर पाता है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, आपका बॉडी आपका मसल्स कितना फटीग सह पाता है किसी भी स्ट्रेंथ वाले एक्टिविटी को करने वक्त या करते वक्त। बेटा नेक्स्ट स्टैटिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक रुका हुआ पोजीशन में आपका बॉडी स्ट्रेंथ के साथ कितना अच्छा से इन्वॉल्व होता है, कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, जैसे कि एक वेट लिफ्टर कितने अच्छे से वो स्टैटिक पोजीशन में अपने वेट को लिफ्ट कर पाता है, या किसी वॉल को आप कितने कुछ टाइम तक आप पुश करते हो, वहां पे बेटा मालूम चल जाता है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ आपका लग रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ बेटा यूज कहाँ पे हुआ आपका, ज्यादातर देखते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं किया जाता है बेटा, इसको सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स में ज्यादातर देखा जाता है जो है वेट को लिफ्ट करने वाला, जिसमें वेट लिफ्टिंग आ गया बेटा, ठीक है। तो वेट लिफ्टर क्या करता है, वेट को उठाता है और कुछ टाइम तक अपने दोनों हाथों से अपने बॉडी के ऊपर वेट को उठाए रखता है और उसके बाद वेट को वो लिफ्ट डाउन कर देता है। तो वो जितने टाइम तक बेटा उठा के रखा, वहीं पे उसका मालूम चल जाता है स्टैटिक स्ट्रेंथ उसके अंदर उसके बॉडी मसल्स में कितना है। बेटा नेक्स्ट हम लोगों को देखना है स्पीड। तो स्पीड बेटा एक डिस्टेंस, एक नॉर्मल डिस्टेंस तक आपका बॉडी कितने फास्ट मूवमेंट कर पाता है। आपका बॉडी एक तरह से देखे तो कुछ एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक कितने फास्ट मूवमेंट कर पाता है, बेटा यही स्पीड से हमें मालूम चल जाता है। बेटा नेक्स्ट देखते हैं एंड्योरेंस। जैसा कि हमने बताया एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति बेटा, कि फटीग को आपका बॉडी आपका मसल्स कितना अच्छा सह पाता है। उसमें बेटा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस मतलब कुछ टाइम तक फटीग को सह पाना, और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इट्स मीन बेटा ज्यादा टाइम तक फटीग को सह पाना। हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था। फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। बेटा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि किसी चीज के सहारे हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्टिविटी को करते हैं। उसके बाद एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम खुद से ही फ्लेक्सिबिलिटी वाला मूवमेंट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बेटा किसी एक पोजीशन में, किसी एक डायरेक्शन में अपने बॉडी को बेंड करना या टर्न करना। बेटा वही फ्लेक्सिबल आपका बॉडी है, कहाँ कितना है आपका मालूम चल जाता है। किसी डिस्टेंस तक आप मूवमेंट बिना करते हुए, मूवमेंट ना करते हुए अपने बॉडी को उस डिस्टेंस तक पहुंचाना ही फ्लेक्सिबिलिटी आता है। किसी एक शॉर्ट, किसी एक नॉर्मल, एक शॉर्ट डिस्टेंस तक बेटा, ठीक है। तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी का यूज स्पोर्ट्स में बहुत होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मूवमेंट स्पोर्ट्स में हर एक मूवमेंट में हमें देखने मिल जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, तो बेटा कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस, एक रिदम आपके बॉडी में कितना है। आई टू हैंड या हैंड टू लेग, आप कितने अच्छे से कोऑर्डिनेशन के अंदर रह पाते हो। क्योंकि स्पोर्ट्स में बेटा मैं नहीं कह सकते, अब मान लीजिए फुटबॉल है, क्या हम कह सकते हैं कि फुटबॉल सिर्फ पैरों से ही खेलने वाला गेम है, उसमें हैंड का यूज नहीं है, उसमें आई का यूज नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। कभी ना कभी हमें ऐसा होता है कि जब बॉल आउट हो जाती है, लाइन से बाहर हो जाती है, तो हमें हैंड के थ्रू बॉल को थ्रो करना होता है, ठीक है। और जब गोल की होता है तो उसमें उसको हाथों द्वारा बॉल रोकना है, आई कोऑर्डिनेशन बॉल में बना के रखना है, अपने पैर से मूवमेंट अपने बॉडी का संभालना है, बैलेंस रखना है। तो हर एक चीज़ का देखिए इसमें इन्वॉल्वेशन हमें मिल जाता है। इसमें आई, लेग, हैंड सब एक साथ वर्क करते हैं किसी एक एक्टिविटी के लिए। जैसे कि उसके पास बॉल आ रहा है, उसे बॉल पकड़ना है, तो क्या सिर्फ वो हाथ को ही आगे रखेगा, वो बॉल को नहीं देखेगा? नहीं बेटा, वो बॉल को भी देखता है, बॉल के साथ अपने हाथ को भी सेट करता है और अपने पाँव को भी सेट करता है, तब जाके उसके हाथ में बॉल आता है और वो एक अच्छा गोल की बन पाता है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, जिसमें रिदम, बैलेंस, हर एक चीज को इसमें देखा जाता है बेटा। बेटा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज तो हम लोग समझ लिए हैं। उसके बाद आपको देखना है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ
रिलेटेड फिटनेस, जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को हमने देखा था बेटा। अब अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का बेटा, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपका बढ़ता है, कार्डियो का जो वर्क है ब्लड को सप्लाई करने का, ठीक है, लंग्स का जो वर्क है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये सारे जो वर्क है बेटा काफ़ी अच्छे से हो पाते हैं। मसल स्ट्रेंथ, जो मसल का स्ट्रेंथ है बेटा वो बढ़ता है। मस्कुलर एंड्रेस, मसल्स का एंड्रेंस लेवल भी बढ़ता है फैटिक को सहने के लिए। बॉडी कंपोजिशन आपका सही होता है, अच्छा शेप होता है, मसल्स बिल्डअप होता है बेटा, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके बॉडी में आती है बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ वेलनेस, तो बेटा इसमें हम लोगों ने देखा था फिजिकल वेलनेस, फिजिक आपका सही हो पाता है, सोशल वेलनेस, सामाजिक आप हो पाते हो, इमोशनल वेलनेस, सोच समझ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा चीज़ में आप अपना मुकाम मतलब हासिल कर लेते हो। ये आप अगर आप उदास हो, अगर आपको एग्रेशन आता है, अगर आप एंजाइटी में हो तो ये सारे चीज़ आपका बेटा रिकवर हो पाता है, ठीक हो पाता है, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल वेलनेस, धर्म को समझते हो, जातिवाद को आप समझ पाते हो। उसके बाद न्यूट्रिशनल वेलनेस, एक बैलेंस डाइट के अंदर खुद को रख पाते हो। आगे जाकर आप जब जॉब करते हो या आपके करियर सक्सेस पा लेते हो करियर में, तो बेटा एक अच्छा अमाउंट में आपके पास बैंक बैलेंस जब आ जाता है तो उस बैंक बैलेंस को आप किसी चैरिटी में प्रोवाइड करते हो, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हो, तो बेटा ये आपका फाइनेंशियल वेलनेस को बताता है बेटा, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इसमें आपका बुद्धिमत्ता मतलब सोचने समझने का ताकत को बढ़ाया जाता है, बढ़ता है बेटा। इन्वायरमेंटल वेलनेस मतलब जिस इन्वायरमेंट में आपको रहना है या जो इन्वायरमेंट आपके लिए बना हुआ है उस इन्वायरमेंट का आप नॉलेज पूरे अच्छे तरीके से ले पाते हो बेटा, और उस इन्वायरमेंट को भी सही कर पाते हो बेटा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आपका रिवीजन। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।